आप लोगों का बायोलॉजी की क्लास में बहुत 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 स्वागत है। जैसा कि कल आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट में जनन की विभिन्न विधियों का अध्ययन किया था, जिसमें लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन का आप लोगों ने डिटेलिंग देखी थी फर्स्ट वीडियो में, पार्ट फर्स्ट में। पार्ट सेकेंड में अब हम देखना चाहते हैं जो कायिक जनन हमारा हो रहा था, जैसे कि कलम द्वारा जनन, विभिन्न प्रकार की गूटी लगाना, दाब लगाना, विभिन्न जनन थे कायिक जनन में। जो कायिक जनन है ये कितना महत्वपूर्ण है, तो कायिक जनन के लाभ क्या है, तो इसके बाद में कायिक जनन के हम लोग लाभ देखते हैं। कायिक जनन के कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन के लाभ क्या है। तो सबसे पहला कायिक जनन का यही लाभ है, निम्न जातियों से उत्तम जातियों का विकास करना। कायिक जनन द्वारा जो हमारा कायिक जनन है उसमें उसके द्वारा निम्न जाति के पौधों से हम उत्तम जाति के पौधों का विकास करते हैं। पहला इसका फ़ायदा यही है, अगर निम्न क्वालिटी का पौधा है उससे उत्तम क्वालिटी का पौधा हमको प्राप्त करना है, इसमें हमको कायिक प्रवर्धन करवाना पड़ेगा। ठीक है। अल्प विकसित बीजों वाले पौधों से लाभदायक, अल्प विकसित बीजों वाले पौधों में लाभदायक। ठीक है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं या कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें बीजों का विकास बहुत जटिल होता है या होता ही नहीं है, या बहुत देर में होता है, बहुत टाइम लगता है, और वो बीज बनेंगे, बीजों की बहुत टाइम में बीज बनते हैं, फिर उनकी बुआई होने में बहुत समय लगता है। तो इस प्रकार के पौधों में कायिक जनन गूंटी द्वारा या दाब द्वारा या कलम लगाना बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रहता है। इसके द्वारा हम आसानी से नया पौधा प्राप्त कर सकते हैं, बीजों की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। तो जिनमें बीज नहीं तैयार हो रहे हैं उस प्रकार के पौधों में कायिक जनन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। उसके अतिरिक्त बाह्य साधनों पर नहीं निर्भर रहना पड़ता है। बाह्य साधनों का मतलब, जैसा कि हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा है, आगे भी इंटर क्लास में पढ़ने को दोबारा से मिलेगा, पर परागण स्वपरागण के बारे में। पर परागण स्वपरागण। ठीक है। तो पर परागण जो स्वपरागण है उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, पर परागण जो होता था उसमें विभिन्न प्रकार की कारकों की आवश्यकता होती थी, एजेंटों की, जो परागण करवाते थे। जैसे कारक जलीय कारक भी थे, स्थलीय कारक भी थे, जैवीय भी कारक थे, अजैवीय भी कारक थे। तो उन कारकों की आवश्यकता होती थी, लेकिन यहाँ किसी प्रकार के साधन की आवश्यकता नहीं है, किसी कीट पर नहीं निर्भर रहना और किसी प्रकार की कोई कारक की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इनकी भी कोई दिक्कत नहीं, बाह्य साधनों पर निर्भर रहना पौधे को नहीं पड़ता है। कलम लगा के हम अगर काट के लगा देंगे तब भी नया पौधा उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। फलन शीघ्र होता है। कलम वाले जो पौधे हैं आपने देखा भी होगा, जैसे कलमी पौधा है, कलमी आम भी है, दशहरी आम, विभिन्न प्रकार के कलमी पौधे। कलम वाले पौधों में पुष्पन शीघ्र होता है, पुष्प जल्दी आते हैं, उनमें फल भी बहुत जल्दी आता है। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इसका महत्व इम्पोर्टेंट है, इसमें फल बहुत जल्दी आते हैं। ठीक है। ज़्यादा ये नहीं। अब वो जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन में पहले लैंगिक जनन होता है, उसके बाद में उसमें फल बनता है, फल का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है, उसके बाद में उसकी बुआई करेंगे, पौधा बड़ा होगा तब कहीं फल आएंगे, लेकिन इसमें कलम लगाएंगे और बहुत जल्दी से उसमें फल तैयार होने लगते हैं। ठीक है। उसके बाद में पौधों की शुद्धता बनी रहती है। अगर हमको उसी जाति का पौधा प्राप्त करना है, कोई अच्छी सी जाति हमने देखी, अच्छी प्रजाति देखी है और उसमें फल भी अच्छे आ रहे हैं, उसी प्रजाति का अगर हमको नया पौधा प्राप्त करना है तो उसके लिए हमको कायिक प्रवर्धन द्वारा नया पौधा प्राप्त कर सकते हैं, कायिक जनन द्वारा नया पौधा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके ये लाभ रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि कोई भी चीज़ है, कोई भी विधि है जिसके लाभ होते हैं उसकी हानियाँ भी होती है, हर चीज़ में हानियाँ होती हैं। तो कायिक जनन में भी विभिन्न हानियाँ हैं, लाभ तो बहुत से इसके हैं, लाभ की अनगिनत। इससे अतिरिक्त भी, ये 5 मैंने लाभ लिखे, इसके अतिरिक्त भी बहुत से लाभ हैं, वो आप सोच सकते हैं कौन कौन से लाभ हैं। ठीक है। तो इसकी हानियाँ क्या हैं। सबसे बड़ी हानि, पौधे दूर दूर नहीं फैल पाते। आप लोगों ने देखा होगा जो फलीय पौधे जिनमें फल आता है और उसके बाद में फल का स्फुटन होता है, फटता है फल, और फटने के बाद उसके जो बीज हैं इधर उधर प्रवर्धित हो जाते हैं और पौधे उगाते हैं और नए नए पौधे तैयार हो जाते हैं। लेकिन ऐसे इसमें नहीं होता है, पौधे जो है वो दूर दूर तक नहीं फैल पाते हैं, पहली कमी ये। और सबसे बड़ी ये कमी, कायिक प्रवर्धन की सबसे बड़ी कमी यही है, नई जातियाँ इसमें नहीं बनती, किसी नई जाति का इसमें विकास नहीं होता, उसी पीढ़ी उसी जाति का विकास होता रहेगा। अगर हम पौधा लगाएंगे कलम लगा के तो वही जाति बनी रहेगी, कोई नई जाति का विकास नहीं होगा, बिल्कुल नई जाति हमको नहीं प्राप्त होगी। तो विभिन्नता इसमें नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़, विभिन्नता ना होने से वंश सुधार का भाव। अगर कोई निम्न कोटि का पौधा है और उसमें विभिन्नता नहीं आएगी, चेंजिंग नहीं आएगा, बदलाव नहीं आएगा, तो नई जाति हमको नहीं प्राप्त होगी और उसमें सुधार नहीं हो सकता।
तो सुधार होने की संभावना यानी विभिन्नता नहीं हो रही, चेंजिंग नहीं हो रही। तो जैसा पौधा अगर खराब है तो खराब ही मिलता रहेगा, अच्छा है तो अच्छा ही मिलता रहेगा, तो कोई सुधार नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये इसकी कमी है। कुछ समय बाद ह्रास होने लगता है। जो हमारे लैंगिक जनन द्वारा पौधे प्राप्त होते हैं उनका जीवन काल बहुत लंबा होता है, बहुत दिनों तक जीवित रहते हैं। लेकिन जो ये कायिक प्रवर्धन द्वारा पौधे बनते हैं, कायिक जनन द्वारा पौधे बनते हैं, थोड़े समय बाद इनका ह्रास होने लगता है, ठीक है। तो उसके कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन की विधियां हमने कल बताई थी फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में इसके लाभ और हानि आप जो ये लिख सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली हेडिंग है माइक्रो प्रोपेगेशन यानी कि सूक्ष्म प्रवर्धन। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग, इसको भी इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रखना है और याद भी कर लेना। सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन, अगर आप समझेंगे तो बहुत आसान है, नहीं समझेंगे तो बहुत ही कठिन, याद नहीं होगी, ठीक है। उसमें है क्या, किसी पौधे के कोशिका या ऊतकों के द्वारा, पौधे की कोशिका या छोटे छोटे ऊतक ले लेने हैं, पौधे के छोटे छोटे टुकड़े, ये पौधा हो गया, ये ऊतक कट कर लेना छोटे छोटे। ये किसी पौधे की कोशिका या ऊतकों को प्रयोगशाला में ले जाएंगे, टेस्ट ट्यूब ले सकते हो, परख नली या कंटेनर, इसमें डाल देना, कट कर दीजिए, ठीक है। किसी पौधे की कोशिका या ऊतकों को प्रयोगशाला में परख नली में कृत्रिम पोषण माध्यम से नियंत्रित ताप, नियंत्रित वातावरण का मतलब ताप भी नियंत्रित होना चाहिए, दाब भी नियंत्रित होना चाहिए, आर्द्रता भी नियंत्रित होनी चाहिए, निश्चित मात्रा, ठीक है, के द्वारा जब उसका नए पौधों का विकास किया जाता है, कई पौधों का, बहुत से पौधे विकसित किए जाते हैं, तो उसको सूक्ष्म प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है, एक बार फिर से समझो इसको। कृत्रिम विधियों द्वारा पौधे के ऊतकों को प्रयोगशाला में परख नली में विकसित करके नए पौधों का विकास करना ही सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है, ठीक है। पुराने पौधों के ऊतकों द्वारा, पौधे के ऊतकों से प्रयोगशाला में कृत्रिम पोषण माध्यम द्वारा नए पौधों का विकास करना ही माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाता है। या कोशिकाओं द्वारा या ऊतकों द्वारा या पौधे के विभिन्न छोटे छोटे अंगों द्वारा प्रयोगशाला में परख नली में नए पौधों का विकास करना ही माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाता है। इसमें कृत्रिम पोषण माध्यम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट विधि है। यानी कोई भी पौधा है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और उन टुकड़ों को कृत्रिम पोषण बनाया जाता है, परख नली में रख देते हैं और उस कृत्रिम पोषण को नियंत्रित वातावरण में ताप और दाब और आर्द्रता की नियंत्रित मात्रा में विकसित करते हैं और समान आकार के, समान साइज के, समान प्रजाति के बहुत से पौधे प्राप्त हो जाते हैं और ये माइक्रो प्रोपेगेशन, दैट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है। माइक्रो प्रोपेगेशन के बहुत से लाभ है। पहला, अधिक संख्या में पौधे प्राप्त करना। छोटा सा पौधा हमको मिल गया, इतनी टहनी मिल गई और काट काट के परख नलियों में छोटे छोटे ऊतक, छोटी छोटी कोशिकाएं हमने डाल दिए, बहुत से ये छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए और बहुत से पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। यानी छोटे से तिनके से भी हम बहुत से अधिक संख्या में पौधे प्राप्त कर सकते हैं। तो सूक्ष्म प्रवर्धन यानी माइक्रो प्रोपेगेशन का सबसे ज़्यादा यही, सबसे बड़ा यही पहला लाभ है, ठीक है। वी कैन गेटेड मोस्ट ऑफ प्लांट विद फ्यू ऑफ टिश्यूज, ठीक है। बहुत कम ही ऊतक से हम बहुत ज़्यादा पौधे प्राप्त कर सकते हैं, ये अधिक संख्या में पौधे प्राप्त करें, ठीक है। विषाणु जनित रोग नहीं होते हैं। तुम लोगों को मालूम है रोग दो प्रकार के होते हैं, प्रमुख दो प्रकार के, उससे बहुत से रोग होते हैं, जीवाणु जनित, विषाणु जनित, कवक जनित, बैक्टीरिया जनित। विषाणु का मतलब वायरस, जैसा कि अभी वायरस वाला एक रोग चल रहा है, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के बारे में आप लोगों को मालूम होगा, अभी एक न्यूज आई थी कोरोना वायरस के बारे में, न्यूज नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहा था कि रमेश गुप्ता की जो जूलॉजी की, जंतु विज्ञान की, जीव विज्ञान की बुक है, इसमें कोरोना वायरस की दवाई लिखी है। तो वो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ बायोलॉजी के टीचर होने के नाते कि बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। हालांकि वो जो फोटो थी वो रमेश गुप्ता की बुक की है, लेकिन उसकी असलियत क्या है, उसकी असलियत ये है जो कोरोना वायरस है, जो हमारा साधारण जुकाम है, इसका रीजन कोरोना वायरस ही होता है, ये कोरोना वायरस से ही होता है। कोरोना वायरस की बहुत सी प्रजातियां हैं, साधारण जुकाम वाला कोरोना वायरस अलग है,
अब ये जो कोरोना वायरस चल रहा है ये अलग प्रजाति है, ये बहुत खतरनाक प्रजाति है। तो वो कोरोना वायरस, ये कोरोना वायरस, दैट इज वेरी डिफरेंट टू ईच अदर, ये बहुत अलग है, उससे इसकी कोई मैचिंग नहीं। वो जुकाम वाला कोरोना वायरस दिया है और ये कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज 90 है, तो ये दूसरी प्रजाति, ये वायरस नहीं है, वो फेक, यानी वो न्यूज है वो गलत है, ठीक है। तो ये विषाणु जनित रोग, जो विषाणु से होने वाले रोग हैं पौधों में, वो अगर माइक्रो प्रोपेगेशन द्वारा पौधा तैयार हुआ है तो उसमें रोग वो नहीं होंगे। दूसरी चीज़, रोग मुक्त पौधा, और इस प्रकार से जो विषाणु जनित रोग नहीं होंगे। सबसे खतरनाक विषाणु वाले रोग हैं विषाणु जो हैं, वायरस इज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये जीवित और अजीवित बीच के कड़ी होते हैं। जीवित के पास पहुंच जाए तो जीवित जैसा व्यवहार, और मृत के पास है तो मरे जैसा व्यवहार, ठीक है। तो इसीलिए सबसे खतरनाक इनके वायरस वाले जो रोग हैं वो वायरस जनित रोग हैं, सबसे खतरनाक होते हैं। तो ये पौधा रोग मुक्त हो जाता है। सभी पौधों की आनुवांशिक संरचना समान होती है। इस विधि द्वारा जो पौधे बनते हैं उनकी आनुवांशिक रचना भी आपस में, क्योंकि एक ही तरीके से बनाए जा रहे हैं, एक ही तरीके से बनाया जा रहा है, तो उनको जो आनुवांशिक लक्षण, उनका जो डीएनए है, उनके अंदर के जो कोशिकाएं हैं, विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण हुआ है, बहुत सी कोशिकाएं बनकर नए पौधे तैयार हुए, लेकिन उनका आनुवांशिक जो लक्षण है वो सेम रहता है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। देयर इज नॉट एनी वन डिफरेंस इन आनुवांशिक, ठीक है। तो आनुवांशिक लक्षणों में कोई प्रकार का इसमें भिन्नता नहीं होती। तो बहुत माइक्रो प्रोपेगेशन देखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे पार्ट 3 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बहुत ज़्यादा पढ़ाई करिए। जो भी पढ़ाया जाता है उसको, बायोलॉजी को बहुत तरीके से देखिए। बायोलॉजी जो साइड आपने ली है ये सिद्ध करके दिखाइए कि हमने बायोलॉजी ली क्यों, इसमें परसेंटेज अच्छा आना चाहिए। उसके लिए हम आप लोगों के साथ हैं, बहुत अच्छी मेहनत करनी है, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।